मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा था। मैं उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO था। 1.25 का मेरा पैकेज था CR का। 1.25 करोड़ का पैकेज। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा खाना खेत से ही आएगा। कितना भी हम साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, फैक्ट्री में खाना नहीं बन सकता है। हमारे मन में ये आया कि हम किस तरह किसानों को खेती में रोकें। अगर कोई किसान ही नहीं रहेगा तो अनाज पैदा कौन करेगा। हिंदुस्तान में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पंजाब में हुआ। इस समय सबसे ज़्यादा कैंसर का है पंजाब। एक तरफ जहां बहुत से किसान आज अपने बच्चों को खेती किसानी में नहीं लगा रहे बल्कि उन्हें बाहर भेज रहे हैं, गांव से खेती किसानी से अलग कर रहे हैं, उनको नौकरी के लिए भेज रहे हैं, दूसरे काम करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़े भारी भरकम पैकेज की नौकरी को छोड़कर खेती किसानी की तरफ आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं बांदा के अरबई गाँव में और हमारे साथ में है आशीष प्रधान, जिन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक भारी भरकम पैकेज की नौकरी को छोड़ा और उसके बाद खेती किसानी को चुना है। तो बातचीत करते हैं इस समय आशीष जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। आशीष जी, ये बताइए कि पहले तो आप अपने बारे में ये बताइए कि कहाँ पे आप नौकरी कर रहे थे, कितना पैकेज था हमारे दर्शकों को। मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा था जो कि कस्टमाइज्ड गारमेंट बनाती थी। मैं उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO था। 1.25 का मेरा पैकेज था CR का। 1.25 करोड़ का पैकेज। जी, और काफ़ी कंफर्टेबल जॉब था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा। मेरे पास और दूसरे नौकरियों के बहुत सारे ऑफ़र थे, आते रहते थे। बाई एजुकेशन MBA हूँ, तो नौकरियाँ तो सारे इंडस्ट्री से आते हैं। मेरे पास एक्सपोजर टेलीकॉम इंडस्ट्री, सैटेलाइट इंडस्ट्री सबका है। तो आपने बोला कि 1.25 करोड़ का पैकेज और बड़ा कंफर्टेबल जॉब, खेती तो कंफर्टेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा खाना खेत से ही आएगा। कितना भी हम साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, फैक्ट्री में खाना नहीं बन सकता है। अगर हम मांसाहार हैं फिर भी हमारा खाना खेत से आएगा। मछलियाँ तालाब से आएंगी, बकरियाँ घास खाएंगी तो खेत से ही आएंगी। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो खाना, हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी तो होनी ही होनी है। और आज नहीं तो आज से 30 साल बाद पैसा होते हुए भी खाना खरीद नहीं पाएंगे। तो हमारे मन में ये आया कि हम किस तरह किसानों को खेती में रोकें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि मैं खुद किसान बनूं, सो दैट मुझे पता चले कि शू पिंच कहाँ करता है, तकलीफ़ कहाँ है। जब मैं आगे और पढ़ा तो ये जो किसानों की बुरी हालत है, ये हरित क्रांति यानी जब से हम केमिकल फार्मिंग करना शुरू किए, 66 में आया था पर 70s में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तब से ये शुरू हुआ। क्योंकि उसके पहले हमारे परदादा किसान थे, हमारे हर हिंदुस्तान के हर आदमी का परदादा या उनके फादर किसान हुआ करते थे। जब हमने अपनी दादी जी से बात किया तो नमक के अलावा हर चीज़ मुझे खेत से आती थी, हर चीज़ खेत से आती थी। हरित क्रांति के बाद जब से ये इस तरह की खेती शुरू हुई, हम मोनोक्रॉपिंग भी शुरू कर दिए। तो किसान पैदावार करेगा भी तो 99% चीज़ उसको बाज़ार से खरीदनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं पूरे इस 5 एकड़ के खेत में गन्ना पैदा कर लूँ तो बाकी मुझे चावल, गेहूँ, धान तो बाज़ार से ही खरीदना पड़ेगा। तो आज की खेती में दिक्कत ये हो गया, किसान को अपना इनपुट बाज़ार से लेना होता है, अपना आउटपुट बाज़ार को देना पड़ता है। ट्रैक्टर से खेती होती है तो डीजल बाज़ार से लेना पड़ता है। तो किसान पूरी तरीके से बाज़ार पर आश्रित हो गया। किसान के चारों तरफ 6-7 ट्रेड के लोग हैं। बीज बेचने वाला, सीड कंपनी, फर्टिलाइज़र कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, अड़तिया, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कंपनी, ये सारे करोड़पति हैं और लाखों लाख रुपया हर साल रॉयल्टी के रूप में हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। गरीब सिर्फ बीच में रहने वाला किसान है। किसान की औसत आय हिंदुस्तान में 8,000 रुपये है एक फैमिली की। यूपी की तो 6,600 रुपये है। आप बताइए 6,600 रुपये में कोई आदमी पूरा परिवार पालन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या करेगा? कर्ज लेगा, कर्ज पूरा नहीं कर पाएगा, आत्महत्या करेगा या किसानी छोड़ देगा। उसके किसानी छोड़ने से मैं बहुत ही सेल्फिश तरीके से बोल रहा हूँ, मान लीजिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे आने वाली पुश्त खाएगी क्या? अगर कोई किसान ही नहीं रहेगा तो अनाज पैदा कौन करेगा? तो इस खतरे को आभास करते हुए मैंने सोचा कि मेरा ऑब्जेक्टिव था किसान को खेती में वापस रोकना। उसके लिए मुझे किसान बनना ज़रूरी था। खेती में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वन ऑफ देम बन सकूँ, इनकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकूँ और उसका सोल्यूशन निकाल सकूँ। थ्योरेटिकल सोल्यूशन मेरे पास है पर प्रैक्टिकली इसको भी करना है। 1.25 करोड़ की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है। खेती इतना रिटर्न क्या शुरू में दे पा रही है?
बिल्कुल नहीं दे पा रही है। पर हमें तो कभी अपने निर्णय पे ऐसा लगता है कि वो निर्णय जो था सही था या नहीं, कुछ ऐसा मन में आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.25 करोड़ आज की तारीख में 1.25 करोड़ लग रहा है। मेरा विश्वास मानिए, स्टैम्प पर लिखवा के रख लीजिए, 30 साल बाद 1.25 करोड़ धरे रह जाएंगे, खाने को घर में अनाज नहीं होगा। मेरा बेटा वो तो जवान है, 27 साल का है, यंग है, कोई भी करियर कर सकता है, पढ़ा लिखा है। वो भी नौकरी नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि एक समय में आई विल टेक ओवर द फार्मिंग। तो वो भी किसान बनना चाहता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी में कमाया, इकट्ठा कर लिया, इसलिए ये बोल रहा हूँ। मेरा बेटा जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, ही ऑल्सो रियलाइजेज द डेंजर ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर फूड। और एक चीज़ और मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो खाना हम बाज़ार में खाते भी हैं, बाज़ार में खरीदते भी हैं, वो अपने आप में जहर से भरा हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप खुद स्टडी करिए। हिंदुस्तान में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पंजाब में हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ है? पंजाब में। परिवार में इससे पहले आपके फादर की अगर बात करें, पिताजी की, क्या वो भी किसान रहे? नहीं, मेरे क्या पहले से ये सब पुश्तैनी ज़मीन थी, खेती किसानी? जी नहीं, ये ज़मीन मैंने पिछले साल खरीदी है। पुश्तैनी ज़मीन ये वाली नहीं है। अब इस समय तो कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी जज थे, रिटायर हो गए 1991 में। मेरे परदादा सिविल सर्विस में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस में, अंग्रेज़ के ज़माने में थे। अंग्रेज़ के ज़माने में ही रिटायर हो गए। हाँ, मेरे परदादा जरूर किसान हुआ करते थे। और एक मज़ेदार बात यह है कि जब मेरे दादा की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नौकरी हुई, तो लोग बड़े गांव वाले खुश हुए कि कलेक्टर बन गया है बेटा। पर मेरी परदादी ने खाना पीना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इतना बुरा टाइम आ गया कि प्रधान साहब का बेटा नौकरी करेगा। ये 1919 की बात है। सामाजिक सम्मान किसानों का इतना कम हो गया है कि लोग अपनी बेटी चपरासी के साथ ब्याह करना पसंद करते हैं, किसान के साथ नहीं। और ठीक 100 साल पहले 2020 कट 1919 मेरे परदादा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए थे, तब सिविल सर्विस कहलाता था वो। तो मेरी परदादी उसको एक डिमोशन मानती थी। यहाँ पर क्या क्या फसलें अभी किस तरह से इसको डेवलप कर रहे हैं? मैं इसमें कुछ हिस्से हैं, वो आपको दिख रहा होगा अगर कैमरा उधर देख सकें। जी जी। वो हमने तालाब बनवाया है। 5 एकड़ मतलब यहाँ के हिसाब से 13 बीघा है। तो 1 बीघा में हमने ये तालाब खुदवाया है। यहाँ का वाटर टेबल करीब 22 फीट पे है। तो जितना साल भर में हम पानी खर्च करेंगे, एक बार जब तालाब 2-3 साल में सिल्टिंग के बाद पूरा भर जाएगा, तो इनफ पानी होगा कि हम पानी में स्वावलंबी होंगे। मेरा सूत्र एक ही है कि हम स्वावलंबी हों, फार्म में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें फार्म से आए। तो वो तालाब हो गया। हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मछलियाँ भी पालेंगे, मछलियाँ भी खाएंगे। मछली वाली पानी खेती के लिए बेहतर होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर तकरीबन 1/3 में हम बगीचा लगाएंगे। आपको दिख रहा हो पिछले साल ही लगाया था, वो कुछ बाग आम के पेड़ हैं और उधर आम के पेड़ हैं। यानी तकरीबन 4 बीघे में हम यहाँ बगीचा लगा रहे हैं और कुछ मेढ़ों पे लगा रहे हैं। 1/3 जो हमारे खेती करेंगे तो उसके लिए खाद चाहिए, उसके लिए जानवर चाहिए। जानवर का अपना चारा भी हमें इसी खेत से निकालना है। स्वावलंबी होने का मतलब उनका पशु आहार भी हम बाहर से न खरीदें। तो 1/3 यानी तकरीबन 4 बीघा में उनके चारा और चरने की जगह होगी। अब बाकी जो बचा करीब 4-4.5 बीघा वो हमारे लिए होगी, जिसमें वो हम एक प्रोसेसिंग हाउस बना रहे हैं। जी, आप किसान खुद तो रहे नहीं, तो खेती किसानी की जो ये जानकारी है, या अभी कहें कितनी मदद लेनी पड़ रही है चीज़ों में, कहाँ से ये जानकारी जुटा रहे हैं? देखिए, कुछ मित्र हैं मेरे, कर्नल शुक्ला हैं इंदौर के, वो फ़ौज में थे, मेरे उम्र के ही हैं, पर मेरे से 15 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मऊ के पास उन्होंने जगह लेके खेती शुरू कर दी। तो मेरा फर्स्ट कॉल ऑफ पोर्ट वो था। मैं वहाँ से जाके खेती के बारे में समझा। वो भी नेचुरल फार्मिंग, नॉन केमिकल फार्मिंग पे करते हैं। और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनसे मैं बात करता रहा। इंटरनेट अब बहुत अच्छा रिसोर्स हो गया है फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। CI के ये AI के वजह से के हेल्प से भी मैं बहुत इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। पर कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से लेता हूँ, मैं एक बार उसको लोकल लोगों से, जैसे धीर सिंह जी हैं, अब यहाँ थे हमारे पड़ोसी, इन लोगों से उसको क्रॉस चेक करता हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कि सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, जब उन्होंने सुना मैं ऐसा कर रहा, एवरीबडी सो एक्साइटेड एंड हर कोई यहाँ आना चाहता है, देखना चाहता है। सबको लगता है मैं बहुत हिम्मत की काम कर रहा हूँ, पर मैं कोई हिम्मत का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहा हूँ। अगर सोसाइटी एट लार्ज की फूड सुरक्षा न भी कर सकूँ, मैं अपने
बेटा और पोतों के लिए तो फूड सुरक्षा कर ही दूंगा, मेरे बेटे और पोतों को और नातियों को खाने की दिक्कत नहीं होगी। दे कैन ग्रो एंड ईट। और एंड एक चीज़ बाई प्रोडक्ट हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, मुझे अब इसमें बड़ा आनंद आने लगा। मतलब ये अपने आप में एक खुशी देता है, एक प्लेजर देता है जो कि मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ उसका। तो दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। बट आज की तारीख में वो 50% हाथ उसका भी है कि आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड। घर पे किसी ने उसका विरोध किया कि नहीं, बहुत सोचो समझो, ये फैसला मत लो? मुझे सिर्फ एक आदमी से ही मतलब था, मेरी पत्नी से। वैसे ही मेरा परिवार बहुत छोटा है, माँ पापा, जो माई फादर इज़ 92 ईयर्स ओल्ड, माई मदर इज़ 83 ईयर्स ओल्ड, वाइफ, बेटी की शादी हो गई 2 साल पहले, बेटा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस डिसीजन वॉज माई वाइफ। मेरी वाइफ ने एक शब्द में, एक लाइन में मुझे जवाब दिया, ज़िंदगी भर तुमने दूसरों के लिए किया, अब अपने लिए जो मर्जी करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना आशीष प्रधान जी को, जिन्होंने 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज की नौकरी को छोड़ा, कॉरपोरेट वर्ल्ड को छोड़ा और महानगर को छोड़कर एक गांव में आके बस गए। यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी और अब रुख किया है खेती किसानी की तरफ, सिर्फ इसलिए कि कम से कम भविष्य में लोगों को जो खाद्य सुरक्षा की जो बात होती है वो दिक्कतें ना हो, लोगों को खाने पीने की समस्या ना हो। एक छोटा सा प्रयास उस दिशा में, और बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। घर वालों का सहयोग मिला और अब यही मंशा है कि कैसे बिना रसायनों वाली खेती की जाए, शुद्ध खाना मिल सके और दूसरों को भी इस काम से जोड़ सके। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।